जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो हमारा ये आज 9th लेक्चर है जिसमें हम अपने मुस्लिम लॉ के लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप पिछले लेक्चर्स में देख ही चुके हो कि पिछले दो लेक्चर में 7th लेक्चर में हमने इम्पेडिमेंट्स के बारे में, मुस्लिम इम्पेडिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, और लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट को कवर किया था, जिसमें कि पॉलीएंड्री, कॉन्सैंग्यूनिटी, एफिनिटी एंड द फोस्टेज थी। इनको हमने डिटेल में समझा था, और आज हम अपना रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स में आज हम अपनी 4 ही कवर करेंगे। एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर विटनेसेस, डिफरेंट ऑफ रिलीजन, मैरिंग विद फिफ्थ वाई एंड अनलॉफुल कंजंक्शन। जो हमारा 5th कंसेप्ट है, मैरिज विद वुमेन अंडर गोइंग पीरियड ऑफ इद्दत, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जितने में ये सारा कवर होगा उतने में ये सिर्फ अकेला कवर होगा, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम 4 पॉइंट्स करेंगे रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स के। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स। सबसे पहले हम थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स होती क्या है और किन के अंदर होती है। क्या रिलेटिव इम्पेडिमेंट सिया लॉ के अंदर भी हो सकती है, या फिर सिया लोग इसे भी मानते हैं या नहीं? तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड अंडर सुन्नी लॉ। ओके, तो किसके अंदर सिर्फ कौन मानता है? सुन्नी लॉ। सुन्नी जो लोग हैं उसके अंदर ही रिलेटिव इम्पेडिमेंट का कंसेप्ट है। सिया लॉ डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस इम्पेडिमेंट्स एज रिकॉग्नाइज ओनली 2 काइंड्स ऑफ मैरिज, दैट इज सही एंड बातिल। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि सुन्नी लॉ के अंदर हमारी 3 तरह की मैरिज होती है। एक होता है सही, जिसको हम वैलिड बोलते हैं, वैलिड मैरिज है। एक होती है हमारी फासिद, फासिद को बोलते हैं इर्रेगुलर मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज। और एक होती है हमारी बातिल, बातिल यानी वॉइड मैरिज। ये हमारी सुन्नी लॉ के अंदर होती है। लेकिन सिया के अंदर हमारी क्या होती है? सिया के अंदर हमारी सिर्फ 2 प्रकार की होती है, एक सही और एक बातिल। ये सिर्फ 2 टाइप की क्या है, हमारे सिया के अंदर मैरिज होती है। तो जो ये रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स का कंसेप्ट ही है वो किससे रिलेटेड है? वो सिर्फ फासिद मैरिज के रिलेटेड है, यानी इरेगुलर मैरिज के रिगार्डिंग है। तो ये किसके अंदर अप्लाई होगी? सिर्फ सुन्नी लॉ के अंदर ही अप्लाई होगी। ठीक है, तो अब हम अपनी 1 बाय 1 करके सारी इम्पेडिमेंट्स को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारा एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, तो मुस्लिम लॉ के अंदर जब आप मैरिज करते हो तो आपको विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन विटनेसेस की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है? सिर्फ सुन्नी लॉ के अंदर होती है। सिया लॉ के अंदर आपको मैरिज के टाइम पर विटनेसेस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन किस में होती है? सुन्नी लॉ के अंदर होती है। और वो भी किस चीज़ की होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अंडर सुन्नी लॉ विटनेसेस आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। दीज विटनेसेस कुड बी आइदर 2 मेल्स और 1 मेल एंड 2 फीमेल्स। ओके, यानी आपके विटनेसेस कौन होने चाहिए? या तो 2 मेल हो, या फिर क्या हो, 1 मेल एंड 2 फीमेल। शादी के टाइम पर इनकी क्या होनी चाहिए? मौजूदगी होनी चाहिए। फर्स्ट कंसेप्ट ये, दूसरा ये। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ अब जैसे हमने 1 मेल की जगह 2 फीमेल कर दिया, आप 4 फीमेल लेके चले जाओ, वो वैलिड नहीं होगा। 1 मेल होना मैंडेटरी है और 2 फीमेल। अगर 1 मेल है तो उसके साथ 2 फीमेल होनी चाहिए, अदरवाइज 2 मेल हो तब भी चलेगा। लेकिन अगर बाई चांस क्या होता है, अगर उस टाइम पर आप के विटनेसेस उपलब्ध नहीं है जिस टाइम पर आप मैरिज कर रहे हो, तो आपकी मैरिज वॉइड नहीं होगी, वो सिर्फ क्या होगी, वो इरेगुलर मैरिज हो जाएगी। और इरेगुलर मैरिज है, कंसेप्ट ही हमारा क्या है? रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स, जो कि बाद में पूरी की जा सकती है। तो उसको हम क्या करेंगे?
देयर अब्सेंस वुड रेंडर द मैरिज इरेगुलर विच वुड बी रेगुलराइज्ड बाय सब्सिक्वेंट कन्फर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। यानी आप क्या कर सकते हो, बाद में या तो 2 मेल या फिर 1 मेल 2 फीमेल को ले जाकर उनके हस्ताक्षर करवा कर अपनी मैरिज को इरेगुलर से वैलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, फर्स्ट थी। सेकंड हमारी क्या है, सेकंड है हमारी डिफरेंस ऑफ रिलीजन। डिफरेंट ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है, सिया लॉ डू नॉट परमिट मैरिज ऑफ अ मुस्लिम विद अ नॉन मुस्लिम। यानी कहने का मतलब क्या हुआ है, ये भी जो सिया लॉ है उसमें हमने पहले ही पढ़ा था कि सिया लॉ तो एक मुस्लिम मेल हो या फिर फीमेल हो, उसकी मैरिज सिर्फ मुस्लिम के साथ ही रिकॉग्नाइज करने के लिए एग्री करता है। अदरवाइज अगर एक मुस्लिम मेल है या मुस्लिम फीमेल है और वो किससे संबंधित है, सिया मुस्लिम से संबंधित है, तो वो सिर्फ मुस्लिम के साथ ही शादी कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं कर सकते। ये हमने अपने आई थिंक थर्ड लेक्चर में कवर किया था, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हमने ये कवर किया था। लेकिन अब बात कहाँ पर आती है, रूल इज एप्लीकेबल, क्योंकि ये जो रूल है, रूल एप्लीकेबल होता है दोनों के ऊपर। जो मैंने बोला है, सिया लॉ डू नॉट परमिट मैरिज ऑफ अ मुस्लिम विद अ नॉन मुस्लिम एंड रूल इज एप्लीकेबल बोथ टू मेल एज वेल एज फीमेल, बट whereas under Sunni law, prerogative has been conferred on Muslim male to contract marriage either with the Muslim female or with Kitabiya or non-Kitabiya female also. Marriage with Muslim, a Kitabiya female is perfectly valid, but whereas marriage of a Sunni male with non-Kitabiya female, that is Hindu or Parsi, is irregular. It can be regularized when that female either converts into Muslim religion or किताबिया religion। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। मैंने इंग्लिश में बताया, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके जो मैंने बोला है उसको लिख भी सकते हो। ठीक है, और अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि सिया लॉ के अंदर तो क्या है, आपको सिर्फ हार्ड एंड फास्ट रूल यही है, आप किसके साथ कर सकते हो, मुस्लिम मेल हो या फिर फीमेल हो, वो सिर्फ मुस्लिम के साथ ही शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या हो, सुन्नी हो, सुन्नी को क्या है, प्रेरोगेटिव्स दिए गए। प्रेरोगेटिव्स का मतलब है कि विशेषाधिकार दिया गया है, अगर अपने मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बाहर जाकर भी उसको शादी करनी है तो वो कर सकता है। लेकिन करेगा तो वो क्या होगी, या तो किताबिया फीमेल के साथ करेगा, किताबिया, या फिर नॉन किताबिया। किताबिया फीमेल कौन होती है, किताबिया फीमेल होती हैं जो कि क्रिश्चियन या फिर ज्यूज, इन धर्मों से रिलेटेड फीमेल्स हैं, उनको बोलते हैं किताबिया फीमेल। नॉन किताबिया होती है जो हिंदू है या फिर क्या है, पारसी है, हिंदू या पारसी है। और हिंदू के अंदर सिख, जैन और बौद्ध ये भी कवर हो जाएंगे, या फिर आर्य समाजी होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। अगर किताबिया के साथ सुन्नी मेल मैरिज करता है तो उसके लिए क्या होगा, या तो वो मैरिज अगर किताबिया के साथ करता है तो वो मैरिज बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी, वो मैरिज होगी बिल्कुल वैलिड। ठीक है, लेकिन अगर नॉन किताबिया के साथ करता है तो वो मैरिज होगी इरेगुलर है। अब उसको इरेगुलर से वैलिड में कन्वर्ट करना है तो इसका एक ही हार्ड एंड फास्ट रूल ये होगा, वो लड़की जो कि हिंदू है या फिर पारसी है, वो या तो किताबिया फीमेल में कन्वर्ट हो जाए, यानी या तो क्रिश्चियन धर्म अपना ले या फिर जूस धर्म अपना ले। अदरवाइज वो क्या करे, या फिर मुस्लिम धर्म अपना के मुस्लिम बन जाए, तो उनकी शादी क्या हो जाएगी, इरेगुलर से वैलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये किसके है, डिफरेंट ऑफ रिलीजन। लेकिन फीमेल के साथ यहाँ पर अगर सुन्नी फीमेल है, फीमेल को सिर्फ हार्ड एंड फास्ट रूल यही है, उसके लिए भी वो मुस्लिम मेल के साथ ही शादी करे, अदरवाइज किसी के साथ करती है तो वो बिल्कुल वॉइड ही होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है मैरिंग अ फिफ्थ वाइफ। मैरिंग अ फिफ्थ वाइफ, अगर एक मुस्लिम मेल है, जैसा कि आप जानते हो उसको 4 मैरिज करने का अधिकार है,
लेकिन अगर वो क्या करता है, फिफ्थ मैरिज कर लेता है, यानी पांचवी शादी कर लेता है, पांचवी शादी करने के बाद उसकी जो पांचवी वाइफ होगी उसको इरेगुलर मैरिज की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी उसकी मैरिज इरेगुलर होगी पांचवी वाइफ के साथ। लेकिन अगर वो क्या चाहता है कि उसके साथ मैरिज को अपनी वैलिड करार करवाना चाहता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना ये पड़ेगा या तो वो अपनी पहले में से जो 4 वाइफ है उनमें से किसी को डिवोर्स दे, या फिर उनमें से किसी की डेथ हो जाए तो उसकी फिफ्थ मैरिज को क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो मैं वैसे बोल कर बता देता हूँ। अ मैरिज विद अ फिफ्थ वाइफ बाय अ पर्सन हैविंग 4 वाइफ इज इनवैलिड, बट दिस मैरिज इज कैपेबल टू बीइंग regularized either by divorce और death of any of the wife। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये लिख सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी मैं बोलता हूँ, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारे वहाँ पर चैनल पर आप मेरे को डीएम कर सकते हो। अब हम करते हैं अपना फोर्थ है हमारा अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन ये हमारा थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर। इसको हम बोल सकते हैं अवैध या फिर गैर कानूनी। ये हमारा थोड़ा टेक्निकल है, इसमें हम ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो, क्योंकि ठीक है, फिर मैं उस स्टेटमेंट को समझाता हूँ। अ मुस्लिम इज फोरबिडन to have two wives at the same time, so related to each other that if either of them had been a male, they would have been prohibited from marrying each other। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर आप नॉर्मली समझोगे तो ये स्टेटमेंट का आपको डायरेक्ट मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अब बता देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। एक मुस्लिम मेल है, अब मुस्लिम मैरिज फॉरबिडेड टू हैव 2 वाइफ्स। एक मुस्लिम मेल एक साथ में 2 वाइफ नहीं रख सकता, लेकिन वो 2 वाइफ होनी कौन सी सही है, एट द सेम टाइम, एक टाइम पे 2 वाइफ नहीं रख सकता। सो रिलेटेड टू ईच अदर, अगर वो दोनों की दोनों जिनको वो रखना चाहता है वो आपस में इस तरीके से रिलेटेड है कि दैट इफ आइदर ऑफ द देम हैड बीन अ मेल, अगर वो दोनों में से अगर एक मेल होता, ये सिर्फ समझने के लिए है, अगर दोनों में से एक मेल होता तो वो आपस में शादी करने के लिए लीगली ऑथराइज नहीं होते। यानी कहने का मतलब है या तो वो एफिनिटी के अंदर कवर होते, या फिर वो कंसंग्यूनिटी के अंदर जो कि एब्सोल्यूट मैरिज के रिगार्डिंग थे उनके अंदर कवर होते, तो वो ऑथराइज नहीं होते। तो ठीक है, इफ वुड हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग ईच अदर, अगर वो मैरिज नहीं कर पाते। अगर आप अभी आपको समझ नहीं आया, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर एक मुस्लिम मेल है ए, ठीक है, वो 2 बहनें हैं बी और एक स्मॉल बी, ये बड़ी बहन है ये छोटी बहन है, ये आपस में सगी बहनें हैं। एक मुस्लिम मेल कहता है भाई मैं दोनों के साथ शादी करना चाहता हूँ, कैपिटल बी के साथ भी और स्मॉल बी के साथ भी, लेकिन मुस्लिम मेल एक टाइम पर दोनों के साथ मैरिज नहीं कर सकता। एक टाइम पर भी कह लो, या फिर आज इससे कर ले और 10 दिन बाद उससे कर ले, ऐसे करके वो शादी नहीं कर सकता। क्यों? और जो मैंने लिखा था इफ़ आइदर ऑफ देम हैड बीन अ मेल, क्योंकि अगर हम मान के चले ये बड़ी बहन है ये छोटी बहन है और ये सगी बहनें हैं, ठीक है, अगर हम इसमें से एक को हम मान लेते एक मेल है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, अगर भाई एक ये मेल है
और ये फीमेल थी, ये दोनों फिर क्या होते, बहन बहन होने की जगह बहन भाई हो जाते। ये आपस में मैरिज करने के लिए वैलिड नहीं है, ऑथराइज नहीं है। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों अगर ऑथराइज नहीं है तो इस वजह से ये दोनों एक साथ इसके साथ भी शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब शायद अब आपको समझ में आएगा जो मैंने लिखी थी। अ मुस्लिम इज फॉरबिडन टू हैव टू वाइफ्स एट द सेम टाइम सो रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि दोनों वाइफ सो रिलेटेड टू ईच अदर किस तरीके से है, दैट इफ आइदर ऑफ देम हैड बीन अ मेल, अगर उन दोनों में से एक भी मेल होती तो क्या होता, दे वुड हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग ईच अदर, और वो आपस में मैरिज करने के लिए प्रोहिबिटेड होते। तो इस आधार पर ही वो क्या कर सकते हैं, एक टाइम पर एक मेल के साथ वो दोनों शादियां नहीं कर सकती। या फिर क्या होता, अगर यहाँ पर एक माँ होती और एक उसकी बेटी होती, अगर दोनों माँ बेटी एक ही मुस्लिम मेल के साथ शादी करना चाहती है एक ही टाइम पे, तो वो नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से हम किसी को एक को मेल मान ले, अगर माँ को मान देते हैं, इसको मेल मानते हैं, तो ये क्या होगी, ये बाप होगा ये बेटी होगी, ये आपस में शादी नहीं कर सकते। अगर इसको मेल मानते हैं तो ये माँ होगी ये बेटा हो गया। ठीक है, तो ये भी आपस में शादी नहीं कर सकते, ये आपस में शादी करने के लिए प्रोहिबिटेड है। तो इस वजह से ये किसी एक मुस्लिम मेल के साथ भी डायरेक्ट शादी करने के लिए एक ही टाइम पर प्रोहिबिटेड होंगे। ठीक है, तो आज हमने अपना इसमें जो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज हम अपना रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स करेंगे, और रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स में आज हमने 4 के 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो कि मैंने इसमें आपको दिखाए थे। 4 टॉपिक है हमारे, अब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस, डिफरेंट ऑफ रिलीजन, मैरिंग अ फिफ्थ वाइफ, अनलॉफुल कंजंक्शन, ये हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा मैरिज विद वुमेन अंडर गोइंग पीरियड ऑफ इद्दत, एक ऐसी वुमेन के साथ मैरिज करना जो कि किसके अंडर गोइंग ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत है, तो उसके साथ भी हमारी मैरिज क्या होती है, रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स के अंडर फॉल करेगी। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक एक बार में कवर करेंगे इद्दत का। हम पहले ये देखेंगे इद्दत होता क्या है, इद्दत बाय डिवोर्स क्या होता है, इद्दत बाय डेथ क्या होता है, और उसके अंदर इद्दत का कंसेप्ट क्या आया ही क्यों है, उसकी क्या खासियत है जिसकी वजह से इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है एक मुस्लिम महिला को। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बीच में बोला था, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, जो कि मैंने हैंड रिटन नोट्स है, मैं साथ के साथ बनाता चलता हूँ। अगर आपको इन नोट्स की PDF वगैरह चाहिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, तो मैं आपको ये नोट्स सारे के सारे प्रोवाइड करवा दूँगा एक मिनिमम से रीजनेबल अमाउंट के ऊपर, जो कि आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा। और ये नोट्स मैंने टॉपिक वाइज बना रखे हैं, जो मैं करवा रहा हूँ पहले नोट्स क्रिएट किए हुए हैं और उनके आधार पर ही आपको डिटेल में करवाता हूँ। ये पूरी रिसर्च करने के बाद ही नोट्स बनाता हूँ मैं, और उसके बाद ही आपको इनमें से मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूँ। और ये बिल्कुल डिटेल नोट्स हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर मुश्किल ही होगा, अगर जो बाहर से आए, अगर होता भी है तो मैं उन चीज़ों को नोट्स के अंदर दोबारा ऐड कर देता हूँ। और अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर आप मेरे को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। हमारे फेसबुक पर लीगल अवेयरनेस के नाम से पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर मुझको वो कर सकते हो, DM कर सकते हो। और अगर वैसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जो कि लीगल अवेयरनेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उसमें भी मैं क्योंकि मैं अगर आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो उसके माध्यम से भी करवा देता हूं थोड़े बहुत नोट्स, तो आप वहां पर जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इद्दत के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और आपका दिन शुभ हो।